जब हम एस्ट्रोलॉजी में शादी की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल अक्सर यही आता है, शादी कब होगी। लेकिन सच बताऊं, असली इनसाइड तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। कभी सोचा है आप किस तरह के इंसान से शादी करोगे, या फिर वो रिश्ता आपके लाइफ में क्या लेकर आएगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 7वां घर सिर्फ शादी की तारीख नहीं बताता, ये दिखाता है कि आप किसी के साथ कितना गहराई से जुड़ सकते हो, कितना ईमानदारी से निवेश कर सकते हो और एक इक्वल पार्टनर बनकर लाइफ कैसे जी सकते हो। अब बात करते हैं उस प्लैनेट की जो आपके 7वें घर में बैठा है, क्योंकि वही प्लैनेट पूरा रिलेशनशिप कैसा होगा ये डिसाइड करता है। अगर कोई सॉफ्ट प्लैनेट हो जैसे चंद्र या शुक्र तो रिश्ता प्यार भरा, पीसफुल और समझदारी वाला होता है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग या फायरी प्लैनेट हो जैसे मंगल या सूरज तो रिश्ता इंटेंस बनता है, थोड़ा पैशनेट, थोड़ा टकराव वाला। और अगर शैडो प्लैनेट्स हों जैसे राहु या केतु तो वो रिश्ता कुछ पुराने कर्मों से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें आपको कुछ सीरियस लेसन्स मिलते हैं। आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि अलग अलग प्लैनेट्स जब आपके 7वें हाउस में होते हैं तो वो आपकी मैरिड लाइफ को कैसे शेप करते हैं। आपको ये भी समझ आएगा कि आप किस टाइप के इंसान से अट्रैक्ट होते हो और क्यों वही लोग आपकी लाइफ में आते हैं। क्योंकि आखिर में 7वीं हाउस सिर्फ ये नहीं बताता कि आपका पार्टनर कौन, बल्कि ये एक मिरर की तरह होता है जो दिखाता है कि आप प्यार कैसे करते हो और कैसे डिजर्व करते हो कि कोई आपको प्यार दे। मंगल 7वें भाव में या फिर जब 7वें भाव का स्वामी मंगल हो। अब शुरू करते हैं मंगल से। मंगल यानी जोश, एनर्जी, एक्शन और कभी कभी टकराव। अगर आपकी कुंडली में मंगल 7वें घर में है या फिर आपका 7वां घर मंगल रूल्ड साइन से है जैसे मेष या वृश्चिक तो शादी का रिश्ता बहुत इंटेंस बन जाता है। देखिए, मंगल सटल नहीं होता, वो डायरेक्ट होता है, बात दिल में नहीं रखता। इसीलिए ऐसे लोगों के पार्टनर्स अक्सर बोल्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग विल्ड, एम्बिशियस, जो सोचते कम हैं और करते ज्यादा हैं। कभी कभी प्रोटेक्टिवनेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि थोड़ा कंट्रोल करने की फीलिंग आ जाती है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि गलत इरादे से हो, वो बस उनकी इंस्टिंक्ट होती है। लेकिन यही मंगल जब पार्टनरशिप वाले हाउस में आता है तो जैसे पानी में आग मिल जाए। शादी जहां पेशेंस, समझदारी और सुनने की कला चाहिए होती है, वहां मंगल डिस्कशन की बजाय एक्शन चाहता है। अगर इस एनर्जी को समझदारी से हैंडल न किया जाए तो आर्ग्यूमेंट्स, ईगो क्लैशेस या डोमिनेंस की लड़ाई शुरू हो सकती है। लेकिन हर ग्रह का एक हायर और लोअर फॉर्म होता है। अगर मंगल अपनी हायर एनर्जी में काम करें तो यही पार्टनर आपको मोटिवेट करेगा, कभी हार नहीं मानने देगा और बोल्ड डिसीजंस लेने में आपका साथ देगा। लेकिन अगर मंगल कमजोर हो या राहु जैसे ग्रहों के साथ हो तो ये रिश्ते में इम्पल्सिवनेस ला सकता है, एंगर इश्यूज और कभी कभी इमोशनल या फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी। यही रीजन है कि इसे हम मंगल दोष में कंसिडर करते हैं। मतलब शादी के लिए थोड़ा केयरफुल मैचिंग चाहिए। शादी रुकेगी नहीं, लेकिन अवेयरनेस और मैच्योरिटी दोनों पार्टनर्स में होना जरूरी है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल 7वें घर को प्रभावित कर रहा है तो याद रखिए, उस ऊर्जा को प्रतिक्रिया में वेस्ट मत करिए, एक्शन में कन्वर्ट करिए। दूसरा, शुक्र 7वें भाव में हो या जब 7वें भाव का स्वामी शुक्र हो। जब कुंडली में शुक्र 7वें भाव में हो या फिर 7वें भाव का स्वामी शुक्र हो, यानी वृषभ या तुला राशि, इस भाव में शुक्र हो तो शादी सिर्फ एक सामाजिक बंधन नहीं रह जाता। ये प्लेसमेंट दिखाता है कि शादी आपके लिए एक इमोशनल कनेक्शन है, एक कंफर्ट जोन है जहां आप दिल से जुड़ना चाहते हैं। शुक्र तेज नहीं चलता, ये हर अनुभव को सलीके और सेंसिटिविटी के साथ जीता है। ऐसे जातकों को आमतौर पर ऐसा लाइफ पार्टनर मिलता है जो ग्रेसफुल होता है, बातों में मिठास, व्यवहार में नरमी और दिल में गहराई होती है। ये लोग उस रिश्ते को महत्व देते हैं जिसमें सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि सबटिल जेस्चर्स और इमोशनल रेजोनेंस हो। जैसे किसी की चुप्पी को भी समझ लेना या बिना कहे पार्टनर की जरूरत महसूस कर पाना। इस योग में अक्सर रिश्ते में बैलेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इमोशनल कंफर्ट की क्रेविंग रहती है। झगड़े या टकराव से ज्यादा यहाँ प्यार में शांति और समझ होती है। लेकिन हर ग्रह की तरह शुक्र की भी एक कमजोर अवस्था होती है। अगर ये राहु जैसे ग्रहों के साथ हो या नीच का हो जाए तो यही खूबसूरती भ्रम बन सकती है। तब इंसान
प्यार में कुछ आइडियलिस्टिक या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पाल सकता है। छोटी बातों से डिससैटिस्फैक्शन आ सकता है या कभी कभी इमोशनल डिपेंडेंसी डेवलप हो सकती है। शुक्र का उच्च रूप बहुत नर्चरिंग होता है। ऐसा साथी मिलता है जो हर दिन आपको थोड़ी और नरमी सिखाता है, आपको सॉफ्टली सुनता है और साथ में धीरे धीरे ग्रो करता है। इस प्लेसमेंट में प्यार आपकी भाषा बन जाता है और रिश्ते एक ऐसी जगह बन जाते हैं जहां आप हर बार खुद को थोड़ा और बेहतर समझते हैं, थोड़ा और गहराई से महसूस करना सीखते हैं। तीसरा, बुध 7वें भाव में हो या जब 7वें भाव का स्वामी बुध हो। जब कुंडली में बुध 7वें भाव में होता है या फिर 7वें घर का स्वामी बुध बनता है, यानी मिथुन या कन्या राशि इस भाव में होती है, तो शादी का रिश्ता दिल से कम और दिमाग से ज्यादा जुड़ता है। अब देखिए, बुध का स्वभाव ही ऐसा है, ये भावना या इंटेंसिटी में नहीं चलता, ये कनेक्शन ढूंढता है बातचीत में, आइडियाज में और उस हल्की फुल्की नोकझोंक में जो दो लोगों को दोस्त बना देती है। ऐसे योग में आपका पार्टनर अक्सर स्मार्ट, विटी और थोड़ा चाइल्डिश नेचर का होता है, जो हर वक्त कुछ नया सोचता है, सवाल करता है और आपको मेंटली एंगेज्ड रखता है। यहाँ प्यार की शुरुआत अक्सर दोस्ती से होती है। आप अपने साथी को सिर्फ उसके लुक्स से नहीं बल्कि उसकी सोच, उसकी बातें सुनने और जवाब देने के तरीके से आकर्षक मानते हैं। लेकिन बुध की एक आदत है, ये तेज चलता है और कई बार जरूरत से ज्यादा तेज। अगर कुंडली में बुध कमजोर हो या कोई ऐसा ग्रह इसके साथ हो जो डिस्ट्रैक्शन बढ़ाए, तो कमिटमेंट में कंसिस्टेंसी की कमी आ सकती है। कभी ओवरथिंकिंग होगा, कभी बातें घुमा फिरा कर होंगी और कभी इमोशनल डेप्थ से बचने की कोशिश भी होगी। लेकिन जब बुध मजबूत होता है तब यही प्लेसमेंट रिश्ते में एक अलग ही फ्रेशनेस लाता है। ऐसा पार्टनर मिलता है जो मुश्किल वक्त में भी हल्कापन बनाए रखता है, जो आपको हंसना सिखाता है, हर बात खुलकर डिस्कस करने की स्पेस देता है और रिश्ते को बोझ नहीं, एक लर्निंग जर्नी बना देता है। तो जब भी बुध आपके 7वें भाव को इन्फ्लुएंस करता है तो समझ लीजिए शादी आपके लिए एक डायलॉग है और आपके पार्टनर का सबसे बड़ा गिफ्ट यही होता है कि वो आपको सुने भी और आपको खुद की आवाज सुनना भी सिखाए। चौथा, चंद्रमा 7वें भाव में हो या जब 7वें भाव का स्वामी चंद्रमा हो। जब कुंडली में चंद्रमा 7वें भाव में होता है या फिर आपका 7वां भाव कर्क राशि में आता हो तो आपका इमोशनल वर्ल्ड सीधा आपके रिश्तों से जुड़ जाता है। देखिए, चंद्रमा का ताल्लुक लॉजिक से नहीं, फीलिंग से होता है। जब चंद्रमा मैरिज हाउस को इन्फ्लुएंस करता है तो ऐसा पार्टनर जिंदगी में आता है जो बहुत केयरिंग, नर्चरिंग और दिल से जुड़ने वाला होता है। ये वो इंसान होता है जो दिमाग से नहीं, दिल से रिएक्ट करता है। कभी कभी मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, लेकिन जब उसे इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है तो वो पूरे डेडिकेशन के साथ रिश्ता निभाता है। ऐसे लोगों के लिए शादी एक स्ट्रक्चर नहीं होती बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन होती है जहां फीलिंग सबसे बड़ा आधार बन जाती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, चंद्रमा स्टेबल नहीं होता। जैसे आसमान में उसका आकार बदलता रहता है, वैसे ही इस ग्रह के असर से रिश्तों में भी फेजेस आते हैं। कभी बहुत करीबियां तो कभी थोड़ी दूरी, कभी वार्मथ तो कभी अचानक विथड्रॉवल। अगर चंद्रमा कमजोर हो या शनि, राहु जैसे ग्रहों के साथ हो जाए तो यही भावनात्मक जुड़ाव इमोशनल डिपेंडेंसी में बदल सकता है। छोटी छोटी बातों पर हर्ट होना, बार बार एश्योरेंस मांगना या अकेले छूट जाने का डर महसूस होना आम हो जाता है। लेकिन जब चंद्रमा बैलेंस में होता है तो यही प्लेसमेंट रिश्ते में एक गहरी समझ, एम्पैथी और नर्चरिंग नेचर लाता है। ऐसा रिश्ता जहां सिर्फ साथ नहीं निभाया जाता बल्कि हर दिन उसे और सहेजने की चाह रहती है। तो अगर आपके 7वें भाव पर चंद्रमा का राज है तो आपकी शादी सिर्फ कंपेनियनशिप नहीं होती, ये एक सफर बन जाती है जहां आपको अपने पार्टनर की इमोशंस के लिए भी जगह बनानी होती है और अपने दिल के उतार चढ़ाव को भी संभालना सीखना होता है। 5वां, सूर्य 7वें भाव में हो या जब 7वें भाव का स्वामी सूर्य हो। जब कुंडली में सूर्य 7वें भाव में होता है या फिर आपका 7वां भाव सिंह राशि से जुड़ा होता है तो शादी का रिश्ता सिर्फ दिल का मामला नहीं रहता, वो आपके ईगो और पहचान का भी आईना बन जाता है। देखिए, सूर्य का स्वभाव राजा जैसा होता है, ये घुलता नहीं, ये चमकता है। इसलिए जब सूर्य मैरिज हाउस को इन्फ्लुएंस करता है तो आपके जीवन साथी का पर्सनैलिटी भी इंप्रेसिव होती है। ऐसा पार्टनर जो कॉन्फिडेंट हो, अपनी बात पर अडिग रहे और जिसे अपने रिश्ते में भी रिकॉग्निशन चाहिए
चाहिए होता है, चाहे वो दुनिया के सामने हो या आपके बीच में। लेकिन इस प्लेसमेंट की असली सीख कहीं और छुपी होती है। सूर्य 7वें भाव में आता है तो ये पार्टनरशिप के जरिए ह्यूमिलिटी सिखाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ये योग प्राइड, अथॉरिटी और पावर बैलेंस से जुड़े कार्मिक लेसन्स लेकर आता है। आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर आ सकता है जो आपके ईगो को चैलेंज करे या फिर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ग्रो करने के लिए पुश करे। अगर सूर्य मजबूत स्थिति में हो तो ऐसा साथी मिलेगा जो खुद भी चमकेगा और आपको भी अपलिफ्ट करेगा, जो आपके ग्रोथ को एनकरेज करेगा। लेकिन अगर सूर्य अफ्लिक्टेड हो, जैसे शनि या राहु के साथ, तो ये रिश्ता पावर स्ट्रगल्स, इमोशनल दूरी या आपसी सम्मान की कमी जैसी समस्याएं ला सकता है। तो जब सूर्य आपके 7वें भाव का स्वामी हो या वहां विराजमान हो तो शादी आपके लिए एक सीख बन जाती है, जहां सेल्फ रिस्पेक्ट और साथ चलने के बीच का बैलेंस समझना पड़ता है। ये कॉम्प्रोमाइज से नहीं बल्कि एक जागरूक इक्वालिटी से आता है, जहां दोनों पार्टनर्स अपनी अपनी जगह पर मजबूत होते हुए भी साथ खड़े रह सकें। गुरु 7वें भाव में हो या जब 7वें भाव का स्वामी गुरु हो, जब कुंडली में गुरु 7वें भाव में होता है या फिर आपका 7वां भाव धनु या मीन राशि से जुड़ा होता है, तो शादी सिर्फ एक पर्सनल रिश्ता नहीं रहती, वो आपके इनर ग्रोथ का रास्ता बन जाती है। देखिए, गुरु सिर्फ दो लोगों को जोड़ता नहीं है, वो उस रिश्ते में एक पर्पस लेकर आता है। ऐसे योग में आपका पार्टनर ऐसा हो सकता है जो एथिकल हो, ऑप्टिमिस्टिक सोच वाला हो, ज्ञानवान हो या फिर स्पिरिचुअल तरीके से जीने वाला इंसान हो। ये वो साथी होता है जो आपको सिखाता है, आपके नजरिए को बड़ा करता है और जिंदगी को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखने की समझ देता है। गुरु का प्रभाव अक्सर ऐसे पार्टनर्स को आकर्षित करता है जो वैल्यूज पर जीते हैं, जिनके लिए रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन या इमोशंस का खेल नहीं होता, बल्कि रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और आपसी ग्रोथ का प्लेटफॉर्म होता है। ये प्लेसमेंट कई बार ब्लेसिंग बन जाता है क्योंकि गुरु प्रोटेक्शन देता है। मुश्किल समय में भी रिश्ते में फेयरनेस बनी रहती है और दोनों ही मिलकर हर सिचुएशन में कोई ना कोई मीनिंग ढूंढ लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बारीकी है, गुरु जिस चीज को छूता है उसे बड़ा कर देता है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन जरूरत से ज्यादा आइडियलिस्टिक हो गई या आपकी मैच्योरिटी आपके पार्टनर की सोच से मेल नहीं खाती तो इम्बैलेंस आ सकता है। कभी कभी पार्टनर जरूरत से ज्यादा राइचियस लग सकता है या फिर एक इंसान पर रिश्ते की जिम्मेदारी ज्यादा आ सकती है। और अगर गुरु पीड़ित हो, जैसे राहु या शनि के साथ, तो यही प्लेसमेंट मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स, अधूरी उम्मीदें या अनरियलिस्टिक आदर्शों की वजह से परेशानी ला सकता है। लेकिन गुरु की हायर एनर्जी में ये प्लेसमेंट ऐसा रिश्ता बनाता है जहां दोनों लोग साथ चलने वाले सिर्फ साथी नहीं होते, बल्कि एक शेयर्ड धर्म निभाते हैं। ये शादी सिर्फ साथ रहने का अरेंजमेंट नहीं रहती, ये एक लर्निंग जर्नी बन जाती है। तो जब गुरु 7वें भाव को इन्फ्लुएंस करता है तो आपका पार्टनर सिर्फ आपके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता, वो आपको आपकी लाइफ की राह और भी साफ दिखाई देता है। शनि 7वें भाव में हो या जब 7वें भाव का स्वामी शनि हो, जब कुंडली में शनि 7वें भाव में होता है या फिर आपका 7वां भाव मकर या कुंभ राशि से जुड़ा होता है, तो रिश्ते जिंदगी में आसानी से नहीं आते। लेकिन जब आते हैं तो कोई हल्की फुल्की कहानी नहीं लाते, वो आपको एक गहरी मजबूत सीख देने आते हैं। देखिए, शनि रोमांस का ग्रह नहीं है, ये हकीकत का ग्रह है। इसलिए जब शनि विवाह भाव को संभालता है तो अक्सर रिश्ते देर से बनते हैं या बहुत धीरे धीरे पनपते हैं। लेकिन उस देरी के पीछे एक कारण होता है, एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, जो आपको समय, धैर्य और इमोशनल मैच्योरिटी का पाठ पढ़ाता है। अगर शनि मजबूत हो और पीड़ित ना हो तो ये प्लेसमेंट ऐसा साथी देता है जो सीरियस होता है, जमीन से जुड़ा होता है, वफादार होता है और रिश्ते को जिम्मेदारी के साथ निभाता है। ऐसा पार्टनर उम्र में बड़ा भी हो सकता है या बस इमोशनल तौर पर ज्यादा मैच्योर। लेकिन अगर शनि कमजोर हो, रिट्रोग्रेड हो या राहु केतु जैसे ग्रहों से दबाव में हो तो यही योग शादी में देरी ला सकता है, रिश्ते में दूरी महसूस हो सकती है या ऐसा लग सकता है कि रिश्ता सिर्फ ड्यूटी निभाने तक सिमट गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप रिश्ते में अकेलापन महसूस करते हैं, भले ही बाहर से सब कुछ ठीक चल रहा हो। अब यहाँ एक स्पिरिचुअल बात समझनी जरूरी है, शनि का 7वें भाव में होना कोई सजा नहीं है, ये तो एक धीमी जलती हुई आग की तरह है जो आत्मा को गढ़ता है। शनि आपसे ये पूछता है, क्या आप तब भी निभा पाएंगे जब रिश्ता आसान ना हो? क्या आप सिर्फ खुशियों के लिए नहीं
बल्कि जिम्मेदारियों के लिए भी उस रिश्ते में टिक पाएंगे। अगर इस एनर्जी को समझदारी से अपनाया जाए तो शनि वही रिश्ता बनाता है जो वक्त के साथ सिर्फ टिकता नहीं बल्कि और मजबूत होता जाता है। ऐसे रिश्ते जो वक्त के तूफानों से नहीं डरते बल्कि उन्हीं में खुद को और स्ट्रांग कर लेते हैं। राहु 7वें भाव में हो या जब 7वें भाव का स्वामी राहु हो, जब कुंडली में राहु 7वें भाव में होता है तो रिश्ते कभी भी साधारण नहीं थे। राहु एक छाया ग्रह है जो हमारी इच्छाओं, इल्यूजन और वर्ल्डली अट्रैक्शन को बड़ा चढ़ाकर पेश करता है। इसका स्वभाव ही ऐसा है कि जहां भी बैठता है वहां चीजों को इंटेंस और अनप्रेडिक्टेबल बना देता है। जब राहु विवाह भाव में आता है तो शादी सिर्फ एक बंधन नहीं रह जाती, वो एक कर्मिक कहानी बन जाती है जिसमें अट्रैक्शन भी गहरा होता है और उलझन भी। राहु आधे अधूरे तरीके से काम नहीं करता। ये आपके मन की चाहतों को इतना बड़ा कर देता है कि कई बार इंसान खुद नहीं समझ पाता कि वो असली पार्टनर की ओर खींच रहा है या बस एक खूबसूरत फैंटेसी का पीछा कर रहा है। ऐसे में अक्सर ऐसे साथी की ओर आकर्षण होता है जो थोड़ा मिस्टीरियस हो, अलग कल्चर या बैकग्राउंड से हो या किसी न किसी रूप में आपके लिए अनअवेलेबल हो। अट्रैक्शन तुरंत होता है, केमिस्ट्री कॉस्मिक लगती है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो राहु सच नहीं दिखा रहा होता, वो आपकी इमेजिनेशन का जाल बुन रहा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि राहु हमेशा नेगेटिव ही होता है। ये प्लेसमेंट कई बार अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप्स भी लाता है, जैसे इंटरकास्ट या इंटरकल्चरल मैरिजेस या ऐसा पार्टनर जो आपको किसी नए सोशल या साइकोलॉजिकल रास्ते पर ले जाए। लेकिन राहु हमेशा एक परीक्षा लेता है। क्या आप चीजों को साफ साफ देख पा रहे हैं या फिर सिर्फ उस चीज के पीछे भाग रहे हैं जो बाहरी रूप से ग्लैमरस, पावरफुल या अलग दिखती है। अगर राहु पीड़ित हो या किसी पाप ग्रह के साथ हो तो इस प्लेसमेंट से धोखा, इमोशनल इंस्टेबिलिटी या मैनिपुलेशन जैसी समस्याएं आ सकती हैं। कभी कभी ये गुप्त संबंध, झूठे वादे या अचानक सेपरेशन तक ले जा सकता है। राहु जब 7वें भाव में होता है तो शादी एक कर्मिक मिरर बन जाती है। ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि आपका पार्टनर कौन है, ये आपके अपने अंदर की अनजानी इच्छाओं और भ्रम को उजागर करता है, जहां आपकी क्लैरिटी खो जाती है और जहां आप खुद को धोखा देने लगते हैं। केतु 7वें भाव में हो या जब 7वें भाव का स्वामी केतु हो, देखिए केतु का स्वभाव ही अलग होता है। राहु जहां खींचता है वहां केतु अलग करता है। राहु जहां इच्छा बढ़ाता है वहीं केतु अटैचमेंट को खत्म करता है। जब केतु आपकी कुंडली के 7वें भाव में बैठता है जो कि पार्टनरशिप और मैरिज का हाउस है, तो ये रिश्तों में एक अजीब सी दूरी ले आता है। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं होता, लेकिन वो जुड़ाव जो दिल तक पहुंचना चाहिए वो अधूरा रह जाता है। कई बार ऐसे योग में इंसान शादी कर भी लेता है लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन महसूस करता है, जैसे कुछ जरूरी चीज गायब हो। पार्टनरशिप में डिस्कनेक्ट महसूस होता है। कभी ऐसा होता है कि एक इंसान पूरी तरह इन्वॉल्व्ड रहता है और दूसरा बिना किसी वजह के इमोशनली ड्रिफ्ट करने लगता है। आपके जीवन में ऐसा साथी आ सकता है जो स्पिरिचुअल हो, अकेलापन पसंद करता हो या फिर इमोशनली उपलब्ध ही ना हो, या फिर हो सकता है कि आप खुद ही इस रिश्ते में अनदेखा महसूस करें। जैसे रिश्ता तो है लेकिन आत्मा से आत्मा का जो पुल होना चाहिए वो कमजोर है। लेकिन यहाँ गहराई से समझने वाली बात यह है कि केतु 7वें भाव में अक्सर कर्मों की सफाई के लिए आता है। ये किसी अधूरी पास्ट लाइफ कनेक्शन की निशानी हो सकता है जहां पहले भी सेपरेशन या अबैंडनमेंट का अनुभव हुआ हो। इस जीवन में केतु का मकसद आपको उस डिस्कनेक्ट को दोबारा महसूस कराना है, लेकिन सजा देने के लिए नहीं बल्कि ये सिखाने के लिए कि आपने अपनी आइडेंटिटी कितनी दूसरे पर टिका दी है। अगर केतु पीड़ित हो तो ये प्लेसमेंट रिश्तों में आइसोलेशन, इमोशनल ठंडापन या अचानक रिश्ता टूटने जैसी स्थितियां ला सकता है और कई बार क्लोजर भी नहीं मिलता। लेकिन अगर इस एनर्जी को समझ लिया जाए और एक्सेप्ट कर लिया जाए तो ये प्लेसमेंट पार्टनरशिप के जरिए बहुत गहरी स्पिरिचुअल लर्निंग देता है। केतु सिखाता है कैसे प्यार करें बिना किसी से चिपके हुए, कैसे किसी के साथ रहें लेकिन खुद को खोए बिना। तो जब केतु 7वें घर में होता है तब रिश्ते सिर्फ साथ रहने का तरीका नहीं सिखाते, वो ये सिखाते हैं कि उस बंधन में रहते हुए भी आप खुद को पूरा कैसे महसूस करें। तो साथियों, 7वें भाव में स्थित ग्रह सिर्फ ये नहीं बताते कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, ये दिखाते हैं कि साथ चलने का आपका सफर कैसा रहेगा। कुछ ग्रह प्यार लेकर आते हैं तो कुछ सबक, लेकिन हर ग्रह अपनी तरह से आपके रिश्ते को गढ़ता है और आपको उस बंधन के जरिए आगे बढ़ना सिखाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई समझ और नई दिशा के साथ।